नमस्कार मित्रों। जैमिनी ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग और मदद ले रहे हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र की। इसमें हमने कारकांश लगना के बारे में पढ़ा था और कारकांश लगना के अलग अलग भावों में कौन कौन से ग्रह बैठ जाएं तो उनके क्या फल होते हैं हमने ये जाना था। तो देखिए यहाँ लिखा है कारकांश फलम 112 पेज पर। कारकांश स्थित ग्रहणा नाम फलम भी 115 पेज पर हमने ये पढ़ लिया था। तो आज हम इसमें देखिए क्या क्या है, पंचम भाव में छठे भाव में सप्तम दशम ये सब ने हमने पढ़ लिया था। आज हम इसमें 125 पेज पढ़ेंगे और जहां लिखा है विशेष फलम। हमने ये भी जाना था या इन्हीं पेजेस में कि कौन कौन से देवता की पूजा करता है। अगर 12वें भाव में कौन कौन से ग्रह हों तो जातक कौन से देवता को पसंद करता है या उनकी पूजा आराधना में समय व्यतीत करता है, ये भी हमने जाना था। तो अब हम आज 125 पेज पर आ रहे हैं और 125 से पहले एक बार देख लेते हैं कि कोई पेज छूटा तो नहीं है। हाँ, ये 125 पेज है जहां पर हमने लास्ट पढ़ा था अमात्य से 12वें भाव में पाप ग्रह की राशि पाप युक्त हो तो शूद्र देवता का उपासक होता है। आज हम इसके बाद वाली बातें पढ़ेंगे जिसमें लिखा है विशेष फल माह। तो ये 84वां श्लोक है और 84वें श्लोक में ज्यादा स्क्रॉल कैसे हो गया, इसको ले लेते हैं। आत्म कारक से 9वें 5वें भाव में दो पाप ग्रह हो तो जातक तांत्रिक होता है। आत्म कारक से 9वां, तो हमें एक चार्ट बनाना चाहिए, चार्ट में इसको चेक करना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि जो हम एक चार्ट ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं उसी को ही हम यूज कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें ये कंडीशन लगती है क्या। तो जो चार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें वो मीन लग्न का है, ये कारकांशा है। और कारकांश हम बनाते कैसे हैं, आत्म कारक D9 चार्ट में जिस राशि में होता है उस राशि से ही हम क्या करते हैं, एक कुंडली तैयार करते हैं और बाकी के सभी प्लैनेट्स को कैसे बिठा देते हैं, D1 के अकॉर्डिंग प्लेस कर देते हैं। तो हमें मिल जाता है एक कारकांश कुंडली। ठीक है, ये गुरु नहीं लिखना था, ये शुक्र है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर सैटर्न है रेट्रो। चलिए, तो ये तो बन गया चार्ट हमारा। तो अब हमें क्या बोला कि आत्म कारक से नवे, एक बार फिर से पेजेस पे चले जाते हैं। आत्म कारक से नवे 5वें भाव में दो पाप ग्रह। तो आत्म कारक क्या है, यहाँ पर आत्म कारक बुध है इस चार्ट में। आत्म कारक से नवा स्थान तो ये हो गया, या पांचवा स्थान तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, पांचवें स्थान पर। तो आत्म कारक से नवे या पांचवें भाव में दो पाप ग्रह हों, अब दो कहा है इन्होंने, तो जातक तांत्रिक होता है। पाप ग्रह देखता हो तो शूद्र देवता का और शुभ ग्रह देखता हो तो शुभ देवता का उपासक होता है। तो देखना किससे है, आत्म कारक से देखना है। जैसे इस चार्ट में भी आपको दिखेगा कि एक से 5वें में पाप ग्रह, एक से 9वें में पाप ग्रह, लेकिन यहां पर उन्होंने बोला है दो पाप ग्रह होने चाहिए। और साथ में क्या बोला है कि पाप ग्रह देखता हो तो शूद्र देवता का और शुभ ग्रह देखता हो तो शुभ देवता का उपासक होता है। आत्म कारक से यहाँ पर कोई सी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, हाँ गुरु की दृष्टि यहाँ तो आ रही है, तो शुभ देवता का उपासक होता है। लेकिन यहाँ नहीं आ रही है और कोई ग्रह देखता हो तो ये भी देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि कहने का अर्थ क्या है, अगर आपको आत्म कारक से 9वें या 5वें भाव में दो पाप ग्रह दिखें तो जातक तांत्रिक हो सकता है। पाप ग्रह देखता हो तो शूद्र देवता का उपासक, या फिर शुभ ग्रह देखता हो तो शुभ देवता का उपासक होगा। 85वां श्लोक कहता है यदि पाप ग्रह देखते हो तो निग्राहक और शुभ ग्रह देखते हो तो अनुग्राहक होता है। अब यहाँ पे निग्राहक और अनुग्राहक क्या है, इसका हमें मीनिंग जानना चाहिए।
तो अनुग्राहक का मीनिंग क्या होता है? अनुग्राहक का मीनिंग होता है दया करने वाला। शुभ ग्रह देख रहा हो किसको? यदि पाप ग्रह देखते हो, आत्मकारक से 9वें या 5वें स्थान को अगर शुभ ग्रह देखते हो तो जातक दया करने वाला होता है। और अगर पाप ग्रह देख रहे हो तो निग्राहक यानी कि दया न करने वाला होता है। आगे लिखते हैं कि कारकांश में चंद्रमा और शुक्र हो, शुभ ग्रह से देखे जाते हो तो रस बनाने वाला वैद्य होता है। अब देखिए चंद्रमा और शुक्र को क्या बोला? ये शुभ ग्रह देखे जाते हो तो रस बनाने वाला वैद्य, ऐसा क्यों बोला? देखिए, जब हम चंद्रमा के जन्म की कथा पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि शुक्र, ब्रह्मा जी ने शुक्र को, चंद्रमा को अपनी गोद में लेकर पृथ्वी के चक्कर लगाए, और उस समय वो पृथ्वी पर कुछ बीज डालते गए, और वो जो बीज थे वो औषधियों के बीज थे, और वो औषधियों के पौधे उगे, उनके रस का से रस के को औषधीय गुण थे जिसमें जिसका इंसानों ने और चंद्रमा ने भी सेवन किया। ठीक है, तो चंद्रमा को भी औषधि का कारक माना गया है। और शुक्र तो वैसे भी संजीवनी के दे देने वाले हैं, संजीवनी के ज्ञाता हैं, ये हम जानते हैं। तो कहते हैं कि कारकांश में ही अगर चंद्रमा और शुक्र हो, शुभ ग्रह से देखे जाते हो, तो वो ऐसा वैद्य हो सकता है जो अपने आप औषधियों का निर्माण करे और लोगों को ठीक करे। आगे लिखते हैं शुक्र चंद्रमा को बुध देखता हो तो सद वैद्य कुशल और सभी रोगों को हरने वाला होता है। तो बुध देखता हो तो यानी कि वो वैद्य, एक तो हो गया वो वैद्य है, औषधि बनाता है लेकिन बेचता नहीं, लेकिन बुध की दृष्टि आ जाने से वो बेचता भी है और लोगों का भला भी करता है। आगे कहते हैं कारक से, कौन से कारक से? आत्म कारक से। चौथे स्थान में चंद्रमा हो, शुक्र से देखा जाता हो तो श्वेत कुष्ठी होता है। इसको ये समझना चाहिए, सफेद दाग हो जाते हैं ना किसी किसी की स्किन पे, तो चंद्रमा और शुक्र से देखा जाता हो चौथा स्थान, तो श्वेत कुष्ठी, सफेद दाग की बीमारी हो सकती है। आगे लिखते हैं कि कारक से चौथे स्थान में चंद्रमा को भौम देखता हो तो राजयोग और रक्त पित्त से कष्ट होता है। राज रोग, योग नहीं लिखा, सॉरी, लिखा है राज रोग, आगे लिखा है यक्षमा। तो इसको, इसका क्या मीनिंग हुआ, आइए जाने। राज रोग यक्षमा का मीनिंग है टीबी हो जाना, ट्यूबरक्यूलोसिस। और रक्त पित्त से कष्ट होता है, क्योंकि जो भौम कौन है? मंगल है, मंगल बहुत गर्म ग्रह है। तो कह रहे हैं कि चौथे स्थान में चंद्रमा को मंगल देख ले तो रक्त पित्त का से कष्ट हो सकता है और टीबी हो सकती है। अब लिखते हैं कि केतु कारकांश से चौथे चंद्रमा को देखता हो तो नील कुष्ठ हो सकता है। नील कुष्ठ का मतलब हो गया नील पड़ जाते हैं शरीर पर। तो केतु कारकांश से चौथे चंद्रमा को देखता हो तो ऐसा हो सकता है। आगे लिखते हैं कारकांश से चौथे या पांचवें में राहु भौम हो तो क्षय रोग हो सकता है। चंद्रमा देखता हो तो विशेषकर कुष्ठ रोग होता है। इसके बाद लिखते हैं कारकांश से चौथे या पांचवें केवल भौम हो, वहां पे चंद्रमा ना हो, केवल भौम हो तो पिटक आदि क्षुद्र रोग होते हैं। ये भी स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है कि गर्मी के कारण पित्त उछल जाना। पित्त समझते हैं कि एक छाले टाइप के पड़ जाते हैं, गर्मी के कारण होते हैं। आगे लिखते हैं यदि उन्हीं भावों में केतु हो तो संग्रहणी रोग होता है, यानी कि कम्युनिकेटिव डिजीज हो जाती है, जो छूने ऊने से हो जाती है। ठीक है, आपस में इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती है यदि इन्हीं भावों में, इन्हीं भावों में मतलब चौथे या पांचवे में। यदि उक्त भावों में राहु और गुलिक हो तो विष वैद्य और विष से कष्ट पाने वाला होता है। विष वैद्य, राहु और गुलिक, राहु भी विष है, गुलिक तो है ही शनि का उपग्रह। कह रहे हैं कि पांचवें या चौथे भाव में गुलिक हो या केतु हो, नहीं राहु हो,
तो विष वैद्य यानी कि जिसको विष चढ़ जाता है उसको ठीक करने वाला, या खुद विष से कष्ट पाने वाला भी हो सकता है। अब यहाँ पे विष से विष का अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े, ये समझे, तो कीमोथेरेपी को देखा जा सकता है। आगे देखते हैं, कारकांश से चौथे या दूसरे भाव में शनि हो तो धनुष विद्या को जानने वाला। कारकांश से चौथे या दूसरे भाव में केतु हो तो घटिका यंत्र को जानने वाला। घटिका यंत्र का मतलब हो गया घड़ी, घड़ियां, वॉच। आगे लिखते हैं, पूर्वोक्त स्थान में, पूर्वोक्त यानी कि चौथे या दूसरे स्थान में बुध हो तो परमहंस या सन्यासी दंडधारी होता है। बहुत अच्छा, महान वो होगा, परमहंस होगा, सन्यासी होगा, दंडधारी होता है। दंडधारी का मतलब होता है जो साधु महाराज जो होते हैं, वो एक डंडा सा लेके चलते हैं ना, जिसपे फिर हाथ रख के साधना करते हैं समाधि में, तो उसको बोलते हैं। आगे लिखते हैं, राहु हो तो लौह के यंत्रों को बनाने वाला, रवि हो तो खड़ग धारण करने वाला, भौम हो तो कुंत यानी कि माला, भाला को धारण करने वाला। कुंत का मतलब होता है भाला। तो कह रहे हैं कि राहु हो तो लोहे के यंत्रों को बनाने वाला, रवि मतलब सूर्य हो तो खड़ग धारण करने वाला, भौम हो तो भाला धारण करने वाला होता है। कहां पर हो अब ये उक्त स्थान? अब कौन से उक्त स्थान? ऊपर बता रहे हैं, दूसरे व चौथे, या तो सेकंड हाउस में या फिर फोर्थ हाउस में। चंद्रमा और गुरु कारकांश में हो अथवा उससे पांचवें भाव में हो तो बालक सभी विद्याओं को जानने वाला और ग्रंथकार होता है। चंद्रमा और गुरु से तो क्या होता है, गज केसरी योग बन जाता है। यदि उक्त स्थानों में, कौन से में, पांचवें भाव की बात कर रही है, कर रहे हैं, यदि उक्त भाव में शुक्र हो तो अल्प ग्रंथकार, यदि बुध हो तो कुछ ग्रंथकार होता है। शुक्र हो तो काव्य करने वाला, गुरु हो तो सभी ग्रंथों को करने वाला, मतलब राइटर हो सकता है। शुक्र होगा तो कविताएं लिखेगा, गुरु हो तो ग्रंथ लिखेगा। यदि शनि हो तो सभामुख होता है। सभामुख का मतलब सभा में ना बोल सकने वाला, मुख का मतलब गूंगा, सभा में बोल नहीं पाता। उक्त स्थान में बुध हो तो मीमांसक होता है। मीमांसक कौन होते हैं? ये ग्रंथों को पढ़ने वाले होते हैं। कारकांश लगन में व नवम पंचम में हो तो न्यायिक और कविता करने वाला होगा। कौन हो? यानी कि बुध हो तो। कारकांश में व त्रिकोण व लगन में यदि चंद्रमा हो तो सांख्य शास्त्र को जानने वाला हो। सांख्य शास्त्र के बारे में हमने पहले भी बात की है। सांख्य शास्त्र इंडियन फिलोसफी का एक हिस्सा होता है। आगे है, कारकांश में वह पांचवें भाव में केतु हो तो गणित को जानने वाला। अब देखिए, सेकंड हाउस में केतु था तो कहा क्या था कि घड़ी साज होता है। अब पांचवें भाव में कह रहे हैं या फिर कारकांश में ही कह रहे हैं तो गणित को जानने वाला, ज्योतिष शास्त्र में प्रवीण होता है। कौन? केतु बना देता है। सभी योगों में गुरु का संबंध होने से सांप्रदायिक कार्यों की सिद्धि होती है। ये योग पांचवें भाव में कहा है, उसमें गुरु का योग होने से फल होता है। कह रहे हैं कि सभी योगों में, यानी कि जो भी पांचवें भाव से रिलेटेड जितनी भी बातें हमने ऊपर पढ़ी है, वहां पर अगर गुरु की प्रेजेंस दिखे, गुरु की दृष्टि दिख जाए, गुरु की प्रेजेंस आ जाए, तो कहना चाहिए कि सांप्रदायिक कार्यों की सिद्धि होती है। यानी कि जो समाज है, समाज काफी इंपॉर्टेंस देता है। ये जो योग पांचवें भाव में कहा गया है उसमें गुरु का योग होने से फल होता है। जो योग मैंने पांचवें भाव में कहे हैं उन्हें दूसरे भाव में भी जानना चाहिए। किसी प्राचीन आचार्य ने तीसरे भाव में भी देखने को कहा है, लेकिन दूसरे और पांचवें में तो इसको समझना चाहिए। कारकांश में वह दूसरे में या नौवे में या पांचवें में केतु हो या पाप ग्रह से देखा जाता हो तो मनुष्य वाचाल होता है। वाचाल का मीनिंग हो गया बहुत बोलने वाला, बहुत बोलने वाला होता है। कारकांश लगन आरूढ़ लगन से दूसरे आठवें भाव में हो तो यदि सामान पाप ग्रह हो तो केम द्रुम योग होता है। अब हम यहां से जो नया टॉपिक आ रहा है, आरूढ़ लगना, इसको अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है 107 श्लोक तक, इसके बाद का हम आगे पढ़ेंगे। अभी खैर ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है,
लेकिन इस टॉपिक को हम अगली क्लास में पूरा करेंगे। और देखिए उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, आरूढ़ महा, अथा आरूढ़ महा। तो अब लिखा है, अब मैं राशि का आरूढ़ पद कहता हूँ, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आशा है ये आपको अच्छा लग रहा होगा। आप अपनी अपनी कुंडलियों पे लगाएं, समझें, और फिर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।